हम्म। और क्या था ये सारा कुछ? हाँ जी, हाँ, मैं पूछ रही थी कि थोड़ा रिवाइज करें, मजीद बताएं और क्या किया था हमने। और और क्या क्या। इसमें डिटेल बताएं ना, प्रॉफिटेबिलिटी, ये डिमांड जो भी बोल रहे हैं आप, थोड़ा बताएं मुझे एग्जैक्ट के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। मतलब उसमें आपको क्या बताऊं मैं। हम कैसे चेक करते हैं डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की? अच्छा वो नंबर ऑफ सेलर्स हमें देखना होता है, कितने कितने सेलर हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 3,000 सेलर होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे। ठीक है। और और डिमांड का और कैसे पता चलता है? मतलब वो चेक करना होता है ये कितने कितने प्रोडक्ट कितने सेलर सेल कर रहे हैं। वो तो आपने मुझे बता दिया ना कि वो तो चेक कर देते हैं, जिससे बेसिकली ये जो आप बता रहे हैं ना, दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज अबाउट कंपटीशन। कितने लोग हमारे मुकाबले पे बैठे हुए हैं, तो वो कंपटीशन की कैटेगरी में जाएगा। डिमांड को कैसे चेक करते हैं? क्या मैं भूल गया, जरा रिवाइज करवा दे। हाँ, भूल गए, देखें। आपको ना ये थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की जो एक वजह है ना, वो ये नहीं है कि आई वांट के अच्छा जी प्रोलॉन्ग कर दो, साल तक ले जाओ इसको। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आप ऑफ कोर्स जॉब करते होंगे, और अगर आपके बॉस या आपके मैनेजर या आपके से ऊपर कोई भी जो भी कोई डेजिग्नेशन है, वो अगर आपको किसी भी चीज का कोई काम देता है और वो आपसे कहता जी है कि ये क्या है, तो आपको उसे फौरन जवाब देना पड़ता है। ठीक है, आप उसे ऐसे खड़े होके नहीं बोल सकते कि मुझे रिवाइज करा दे, आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम, रेयर एयर ऐसा आप करेंगे कि अच्छा कुछ हो गया, मिस हो गया, बहुत ज्यादा काम था या। लेकिन आप ये गेस्टर तो कभी भी नहीं दे सकते कि मुझे आता नहीं है, ऐसा ही है। तो जो जी जी। amazon का काम होता है ना, वो ऐसा ही है कि वो आपने उसका चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बनना है। मैं जब आपको थोड़ा पढ़ा के जाती हूँ तो इसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि आई वॉन्ट टू गो ऑन अ स्लो पेस जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोलॉन्ग द थिंग्स। द रीजन बिहाइंड इट कि आई वॉन्ट यू, कि आपने जो पढ़ा है यू जस्ट स्पिट इट, आप उसको फौरन ऑन द स्पॉट बताएं कि ये बात है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 200% जो है वो हायर होना चाहिए, और एंथुजियाज्म भी। ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि मैं ये मानती हूँ जरूर कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको जो है वो थोड़ा सा मतलब होता है, मुश्किल होती है, नई चीज है और सारा कुछ। लेकिन उसमें आप यकीन माने, देयर आर हाउस वाइफ्स विद जीरो ई कॉमर्स बैकग्राउंड, नेवर वेंट आउट ऑफ द होम, दे आर जस्ट मैरिड एंड कभी काम नहीं किया, बट दे वर्क सो गुड जस्ट बिकॉज के वो काम जब मैं उनको देती हूँ एंड आई आस्क देम टू वर्क ऑन इट, तो वो उसको, जैसे छोटा बच्चा होता है ना स्कूल का, वो उसको याद करा जी जी। रट्टा मारता है। तो आपको अगर जब तक आप अपने ये हुमैर के हॉल में रहेंगे ना, तो तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। आपको दोबारा से वो स्टूडेंट बनना पड़ेगा जो किसी स्कूल में होता था, बल मैं कॉलेज का भी नहीं कहूंगी, वो भी लापरवाह होते हैं। स्कूल का बच्चा जो होता है ना, जिसको टेंशन होती है और जिसको फर्स्ट पोजीशन लेनी होती है, और जो सुबह भी पढ़ता है, नमाज पढ़ने से पहले भी रिवाइज करता है, फिर खाना खाते रिवाइज करता है, स्कूल में रिवाइज करता है, समवन हु इज जस्ट सो फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स। तो आपको बेशक आधा घंटा मिले, आपको 2 दिन मिले, 2 दिन में आपको 1 घंटा मिले काम करने का, बट आपने अपने इस होल से बाहर आना है। दिए खोल के जी मैं कुछ चीज हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है और मेरे लिए तो ये हलवा है, और बस ठीक है, मैंने एक दफा पढ़ लिया तो मेरे लिए एनफ है। ठीक है। तो मैं बीइंग अ वेरी लीनियंट टीचर, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक। बट बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर आई एम रियली नॉट गोइंग टू बी टेलिंग यू कि अच्छा ठीक है आप स्लो पेस पे चलते जाओ और आप नहीं कुछ कर रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर बाद में आपको मसला आएगा। सुबह 6 बजे क्लास अगर आप मेरे से ले रहे हो, तो आई वॉन्ट यू टू बी एट द पीक ऑफ योर amazon कैरियर।
वरना मुझे 6 बजे क्लास देने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो ये मैं जस्ट संडे के दिन भी इस ठीक है। वक्त आपको इसलिए नहीं बैठी हुई कि यू पेड मी और अब मैंने उसको रिगार्ड करना है कि जी ही इज पेइंग मी तो मैं बैठ जाऊं। नो, द रीजन इज के यू आर पैशनेट एनफ टू वेक अप एट 6, सो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस पैशन को थोड़ा सा लर्निंग में भी आपने ऐड करना है कि आपने उस चीज को ऐसे याद करना है कि जब मैं आपसे पूछूं, जैसे लास्ट टाइम मैंने पूछा प्रोडक्ट का साइज, तो आपने बोला कि साइज तो साइज होता है, आपको टीयर वर्ड भूल गया था। तो ये ऐसे नहीं करना। फिर मैं लास्ट टाइम तो मैंने कहा शायद चलो मुश्किल वर्ड है निकल गया होगा, बट दिस टाइम अगेन आपको भूल गया है कि डिमांड हम कैसे चेक करते हैं। आपने सिंपल मुझे बताना है कि हम जंगल स्काउट पे जाकर उसकी पर मंथ सेल्स चेक करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट की 300 सेल्स होती हैं मिनिमम, हम समझते हैं कि उसकी डिमांड अच्छी है। तो दैट्स हाउ यू चेक द डिमांड। अगर कोई आपसे पूछेगा डिमांड कैसे चेक करते हैं, तो उसमें एक चीज जो थी वो बेसिक चीज ये थी, बाकी कंपटीशन वाली बात सेकंड आती है उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया था दैट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने आपसे कहा था कि अब हम आगे चेक करेंगे कि सही। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो अब आप म्यूट हो जाएं ताकि मैं अब आपको बताऊं और उसके बाद आप देख लीजिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैंने प्राइस रेंज आपको बताना था कि आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, एंड स्क्रीन ये है। आप Amazon को ओपन करते हैं और उसके अंदर आपने कोई भी प्रोडक्ट जो भी कोई डिसाइड की, फॉर एग्जांपल यू जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट, हम कर लेते हैं ब्रेड कटर ही कर लेते हैं। ब्रेड कटर, ठीक है, ब्रेड कटर आपको अच्छा लगा, आपने कहा जी ठीक है आई वुड लव टू गो फॉर द ब्रेड कटर। अब अगर आपके पास ये ब्रेड कटर आपके ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको देखा, बाकी सारी चीजें भी देखी, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन अब आपके पास अगर उसकी प्राइस जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सेट नहीं है, ठीक है, एक खास रेंज से कम है या एक खास रेंज से ज्यादा है, तो मसला करेगा। कम होगी तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकलेंगे, और अगर ज्यादा होगी तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं। ठीक हो गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी के रेंज जो होती है वो $20 से $50 होती है, कि आपकी प्रोडक्ट मिनिमम $20 की हो और ज्यादा से ज्यादा $50 की हो। ठीक है, $20 में आपका अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा और $50 के अंदर भी आपका अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा। पीपल कैन बाय जस्ट बिकॉज के डॉलर की कीमत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये प्रोडक्ट चूज करते तो आपके पास 33.99 आता, दैट इज विद इन $20 to $50 की रेंज। प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो काउंट करनी पड़ती है। काउंट कैसे करनी पड़ती है आपको, कि आपने इसको चेक करना होता है FBA कैलकुलेटर के थ्रू। आई एम गोइंग टू टाइप स्लोली Amazon FBA कैलकुलेटर, ये साथ ही आ गया है। इसके थोड़े डिफरेंट नाम है, आपको ये सारे नाम आने चाहिए। आपको कोई कहेगा Amazon FBA कैलकुलेटर तो आपको पता हो कि वो क्या होता है। अगर कोई कहे, ये देखें सेलर सेंट्रल डॉट Amazon.com के अंदर आगे लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये भी इसी का नाम है। Amazon FBA कैलकुलेटर भी इसी का नाम है। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर भी इसी का नाम है। अब ये आपने तीनों नाम लिखने हैं अपने कॉपी पे ऊपर अपने Amazon रजिस्टर पे, ताकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, then you are going to tell me that it is by FBA revenue calculator. Someday you can use the terminology of profitability calculator and the other day you can say that's Amazon FBA calculator. However, ये कैलकुलेटर हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है, ठीक है। आप यूएसए का काम करोगे क्योंकि डॉलर, यूएसए में डॉलर है तो वो सारा कुछ डॉलर में काउंट करेगा। इंडिया में हो तो इंडियन रुपी में होगा, कनाडा में हो तो कैनेडियन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो तो उनका अपना होगा, ठीक है, यूके का पाउंड होगा। तो इस तरह से वो इसमें क्योंकि जो मनी होती है उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंट होता है, इस वजह से कैलकुलेटर में थोड़ा फर्क आता है। बाकी तरीका वगैरह सेम होता है। सो व्हेन यू क्लिक द फर्स्ट लिंक यू आर ऑलवेज गोइंग टू कंटिन्यू एज अ गेस्ट, क्योंकि अभी आपके पास सेलर सेंट्रल नहीं है। जब होगा तो आप अपना लॉगिन भी कर सकते हो जो आपका LLC की बेस पे बना होगा। अच्छा, अब ये है आपके पास एक कैलकुलेटर जिसके अंदर आपने जो है वो कैलकुलेट करना है हर चीज को। अब ये डिफाइन प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सर्च Amazon कैटलॉग, यहाँ से आप करोगे ये बॉक्स, देन ये बॉक्स, और ये बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स पे आता है आपका। ओके, अब ये जो आपको बताने वाली हूँ इसका बेसिक
ट्रू यूज जो है ना, सही वाला यूज, वो जब हम आगे शिपिंग पढ़ेंगे ना, मतलब कि प्रोडक्ट को बनवा कर उसको अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना, वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सोर्सिंग, SOURCING। ये मैं आपको एक्सप्लेन तब करूंगी कि कैसे इस पे काम होता है। यहाँ आपको सिर्फ बताने का जो मकसद है वो ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए वन पॉइंट इज कि आपकी एक रेंज आपने देखनी है। आपके पास जहन में रेंज होनी चाहिए कि भाई मेरा $20 मिनिमम से 50 था, इससे कम या ज्यादा की प्रोडक्ट मैं चूज नहीं कर सकता। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के अंदर जाकर हम कैलकुलेशंस करते हैं, और इसके अंदर हम जो चीजें ऐड करते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एसिन होता है, DP स्लैश के बाद B से स्टार्ट होता है और स्लैश से पहले Y पे खत्म होता है। एसिन होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसी तरह वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके, Amazon देता है किसी भी प्रोडक्ट को। जब भी आप कोई प्रोडक्ट Amazon पे अपलोड करेंगे, अब Amazon के सामने तो ये इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। हाउ वुड Amazon नो कि जी ये प्रोडक्ट किसकी है और ये किसकी है और ये किसकी है? सो Amazon ने अपनी इन्वेंट्री को कैटालॉग में मैनेज करने के लिए, अपने सिस्टम में मैनेज करने के लिए उसको एक नंबर दे देते हैं। जैसे हमारे मुल्क में हमें एक नंबर दे देते हैं। तहरीम अशरफ और भी हो सकती हैं, खुमैर और भी हो सकते हैं, लेकिन एक तहरीम अशरफ और दूसरी तहरीम अशरफ में क्या फर्क होगा? यहाँ एक खुमैर दूसरे खुमैर में फर्क आईडी कार्ड के नंबर से पता चलता है। इसी तरह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नंबर चेंज होता है ऐसे, वो आपने नहीं देना, दैट इज समथिंग गिवन बाय Amazon टू यू। नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आएंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। मैं ऊपर से हमेशा कॉपी करती हूँ, आप नीचे से भी कर सकते हो। जो भी कोई प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली, फाइनल कर ली, आपको पसंद आ गई, जिसके अभी हमने बहुत से स्टेप्स और भी देखने हैं। हाउएवर लेट्स इमेजिन एंड कैलकुलेट द आइडिया ऑफ कि दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपने इसका एसिन कॉपी किया, रेवेन्यू कैलकुलेटर में गए और यहाँ पर सर्च अमेजोन कैटलॉग में जाकर इसका एसिन कॉपी कर दिया और यहाँ पर अमेजोन का स्टोर कंट्री यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर वो पहले ही आपको बता रहा है कि मेक्सिको है, ब्राजील है, कनाडा है, USA है। आपने उसको सर्च कर दिया, ये देखें सेम वही प्रोडक्ट ओपन हो गई है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने ओपन की हुई है। ठीक है, इसे ओपन करने की रीजन ये है कि अब हम आना चाहते हैं कुछ कैलकुलेशंस पे। यू नो द कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड यू मस्ट नो द कैलकुलेशंस। यू मस्ट नो कि कोई प्रोडक्ट बेच के कितना प्रॉफिट आएगा, मेरे कितने पैसे लगेंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एक पर प्रोडक्ट पे मेरी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, मेरी बाकी की सारी कॉस्ट क्या होंगी, और मेरा अल्टीमेट एक रेवेन्यू क्या बनेगा, और मेरे घर पे जो पैसा आएगा एज अ प्रॉफिट वो क्या होगा। उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वाले क्राइटेरिया के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि मैं मजीद डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आगे जाके सिखाऊंगी। यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, ताकि वो आपको अभी से बताऊं, आगे आपको आसानी भी हो और आपका क्राइटेरिया भी मीट हो जाए। यहाँ लिखा है Amazon फुलफिलमेंट, ये पूरा बॉक्स। अगर आप FBA कर रहे हो तो ये वाला बॉक्स, ये है योर फुलफिलमेंट। अगर इसके अंदर आप कर रहे हो FBM तो इसको आप ऑफ कर दोगे। हम FBA करते हैं हमेशा, इसलिए हम इसी पे काम करेंगे। कभी इस पे करना पड़ेगा तो मुझे बताइएगा, बल्कि वो मुझे बताइएगा नहीं, आपको तभी खुद ही समझ आ जाएगा जब ये समझ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली सेल्स प्राइस को फेच कर दिया है कि इस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है 33.99 में। आप कहते हो कि मैंने इसको 31 में बेचना है, राइट? आपने सोचा कि मैं कम में बेचूं, मैं नया सेलर हूं तो कोई मुझसे क्यों खरीदेगा, को मैं प्राइस पे कोई कमी करूंगा तो भी लोग मेरे पास अट्रैक्ट होंगे, तो आपने उसे $1 $2 कम कर दिया, लेट सपोज। अच्छा, उसके बाद ये आपको Amazon फीस, फुलफिलमेंट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है तो आपने कुछ कॉस्ट्स होती हैं जो आपके जेहन में होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉस्ट होती है लैंडेड कॉस्ट और एक कॉस्ट होती है Amazon फीस। आपकी प्रोडक्ट को बनवा कर, ठीक है, चाइना में किसी भी फैक्ट्री से आपकी प्रोडक्ट PL की बनती है, उसको वहां से बनवा कर उसको बहरी जहाज पे या हवाई जहाज पे चढ़ा कर उसको Amazon के वेयर हाउस अमेरिका के अंदर पहुंचा कर
और उसकी सारी की सारी चीजों का ख्याल करने के बाद आपकी जो टोटल कॉस्ट बनती है, अनटिल के आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाए फैक्ट्री से, दैट इज टोटली कॉस्ट आ लैंडेड कॉस्ट। व्हाट इज दैट? टाइप कर दे मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, दैट इज द लैंडेड कॉस्ट। कम ऑन, जल्दी से टाइप करें। आई कैन नॉट सी एनीथिंग इन चैट बॉक्स। The cost from manufacturing of the product till it reaches to the Amazon warehouse, this total estimation जितने भी पैसे लगेंगे उसके, that is called landed cost। आप मौजूद नहीं हैं, what does it mean? आप चले गए हो क्लास छोड़ के और मैं बस बोली जा रही हूँ। ओके गुड। लैंडेड कॉस्ट, अच्छा एक तो लैंडेड कॉस्ट होगी जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, बनने में जितना पैसा लगा और शिप होने में जो लगा और बाकी सब। दूसरी तरफ अमेजोन फीस, जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच गई तो अब अमेजोन ने उसको अपने पास स्टोर करके रखना है। तो वो ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए, ये जो तुमने ये वाली प्रोडक्ट चूज की है, इसके लिए मैं $0.19 चार्ज करता हूँ इस एक प्रोडक्ट पे स्टोर करने की। जाहिर है अमेजोन की वर्क स्पेस यूज हो रही है, उसकी जगह इस्तेमाल हो रही है, उसका वेयर हाउस यूज हो रहा है। उसके बाद फुलफिलमेंट कॉस्ट $7.28 ले लूंगा इस प्रोडक्ट का। मतलब जब ऑर्डर आएगा तो मैं पिक करूंगा, मैं उसको पैक करूंगा, अमेजोन के बॉक्स में डालूंगा और मैं उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाऊंगा। तो दैट इज फुलफिलमेंट कॉस्ट। तो वो इस प्रोडक्ट के पीछे इतने पैसे लेगा। अमेजोन की फीस, ठीक है, अमेजोन की फीस, इसको रेफरल फीस कहते हैं। रेफरल फीस का क्या मतलब है? जैसे आपको अगर किसी ने रेफरेंस दिया किसी चीज का तो आप उसको कमीशन देते हैं। सिमिलरली अमेजोन आपके लिए क्लाइंट खुद ढूंढ के लाता है। मतलब आपको एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं कि जी हाँ जी मेरा नाम जो है वो फॉर एग्जांपल किस कोर स्टोर है और आप आए और मेरी प्रोडक्ट बाय करें। वो एक अलग बात है कि हम करते हैं, लेकिन अमेजोन बजाते खुद उसकी जितनी भी ट्रैफिक है मिलियंस में या थाउजेंड्स में, किसी भी मार्केट प्लेस में, जैसे यूएसए है, यूके है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ठीक है, मेक्सिको है और बाकी सब है, तो उसमें वो आपके लिए ट्रैफिक लेकर आता है। तो वो किसी कस्टमर की जो ट्रैफिक होती है उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बिकती है, उसको वो कहता है अमेजोन फीस। इसको वो अमेजोन फीस यहाँ लिखा है, आम जुबान में उसको रेफरल फीस भी कहते हैं। अमेजोन खुद ही ये रेफरल का वर्ड भी यूज करता है अपने आर्टिकल्स में कि दैट इज रेफरल फीस। ठीक है, रेफरल फीस। तो रेफरल फीस क्या होती है? दैट अमेजोन चार्ज यू फॉर ब्रिंगिंग, यू मीन्स द सेलर, टू ब्रिंग कस्टमर्स टू योर लिस्टिंग, ठीक है, एंड देन सेलिंग। तो आपकी लिस्टिंग पे कस्टमर को लाने और सेलिंग करने के वजह से अमेजोन आपको कुछ फीस चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड रेफरल फीस। एंड देन देयर इज फुलफिलमेंट कॉस्ट, दैट डिपेंड्स, अच्छा फुलफिलमेंट कॉस्ट नाउ डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स, जैसे कि वेट एंड डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या आपकी प्रोडक्ट का वजन कितना है, ठीक है। इसी वजह से हम क्राइटेरिया में या प्रोडक्ट पॉइंटर्स में कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आप कोशिश करें कि 1 किलो की प्रोडक्ट हो, 1 किलो से ज्यादा की प्रोडक्ट ना हो। समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं 2 किलो की भी हो, बट मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट स्टार्ट में आप अपने पैसे थोड़े थोड़े जहां से बचा लें, बेहतर है। अगर आपको कोई हल्की फुल्की प्रोडक्ट मिल जाती है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट रादर देन टू गो फॉर द हैवी प्रोडक्ट। तो आपकी वेट, उसके बाद डायमेंशंस का तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज द टियर जो आपने देखा था, स्मॉल का और स्टैंडर्ड का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्लेस डिपेंड करती है कि किस मार्केट प्लेस में उसने क्या स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन ये सरदर्द आपकी नहीं है, वो आपको यहाँ इस कैलकुलेटर में एग्जैक्ट बता देगा कि भाई ये फुलफिलमेंट कॉस्ट है या इससे थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है प्रोडक्ट सेम आप नहीं बनवाओगे, कुछ तो चेंज करोगे। तो ये एक रफ एस्टिमेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये है जी आपकी बेसिकली अमेजोन फीस, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पैसे तो आपने अमेजोन को दे देने हैं, प्रॉफिट में थोड़ी आएंगे। इसी तरह से लैंडेड कॉस्ट में भी जो चीजें जाएंगी वो भी आपका प्रॉफिट नहीं है, वो भी आपकी कॉस्ट है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है दो कॉस्ट्स पे, वन इज लैंडेड कॉस्ट एंड सेकंड इज अमेजोन फीस। लैंडेड कॉस्ट को एक बार फिर बता देती हूँ, दैट इज द कॉस्ट
ठीक है, टू मेक प्रोडक्ट और टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, देन शिपिंग टू amazon, ठीक है, देन इंस्पेक्शन फीस प्लस प्रेप कॉस्ट प्लस कस्टम ड्यूटीज। देखें, ये आपको हमेशा हर कोई ये तो बताएगा प्रे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है और शिपिंग कॉस्ट होती है, लेकिन इसके अलावा तीन चार कॉस्टें और भी होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता, जिसकी वजह यह है कि बाद में आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ आती है। वो है इंस्पेक्शन फीस, कि आपकी इन्वेंट्री बन गई, ठीक है, और वो amazon के वेयर हाउस में भी पहुंची नहीं है और आप वो पड़ी हुई है चाइना में ही जहां पे बनवाई थी, तो हमने उसको चेक भी तो करना है कि क्या वो ठीक भी है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन फीस। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रॉपरली डिटेल में कि हम इंस्पेक्शन कैसे कराते हैं, किससे कराते हैं, कौन करता है, क्या पैसे लेता है, and बाकी सारा कुछ, ठीक है। देन देयर कम्स द प्रेप कॉस्ट, वो भी मैं तभी बताऊंगी उसी आर्टिकल में। अभी जस्ट आपको जस्ट रैंडमली सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट देना चाह रही हूँ प्रॉफिटेबिलिटी। अभी मेरी आवाज आ रही? अब आ रही होगी। वो मोहम्मद जो है ना, वो आके उसने कर दिया उसको बंद। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि आपको जो लैंडेड कॉस्ट है उसके अंदर इंस्पेक्शन फीस, प्रेप कॉस्ट, कस्टम ड्यूटीज, ये सब कुछ मैं बताऊंगी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। अभी आपने सिर्फ ये रखना है ज़हन में कि लैंडेड कॉस्ट जो होती है उसके अंदर क्या क्या कुछ आता है और amazon फीस के अंदर क्या क्या कुछ आता है, और इन दोनों की वजह से हम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करते हैं। ये कैलकुलेटर यूज करना भी मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम सोर्सिंग कर रहे होंगे, उसके बगैर आपका ये निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब आपको समझ आ गया यहाँ तक कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स करती है किन फैक्टर्स के ऊपर, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीसिस होती हैं। देखिए, ये सारी फीसिस, ये कॉस्ट जो होती हैं, ये आप पे करोगे तो उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आएगा, राइट? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर। तो ये जो है, तो ये जो एडिशनल फीस होती है, ये अब जो बताने वाली हूँ ये कुछ लेस कॉमन है, ये इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, अगर आपकी इन्वेंट्री amazon के वेयर हाउस में एक साल या इससे ज्यादा पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपने अपना स्टोर बंद कर दिया, इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो पड़ी है, लोग इस तरह के भी बड़े लापरवाह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिक नहीं रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो amazon को तो अपनी स्पेस खाली करनी है ना, वो तो चार्ज कर रहा है स्टोरेज के, तो वो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस चार्ज करता है, ठीक है, जो कि 365 डेज के बाद आपको चार्ज करना शुरू करता है, यानी एक साल के बाद। तो वो फिर कुछ मिनिमल अमाउंट होती है, वो आपको तभी बताता है कि आपकी इन्वेंट्री की डायमेंशन वेट के बेहाफ के ऊपर ये सारे चार्जेस अब आपने देने हैं, ये आपके जेहन में होने चाहिए, ठीक है। मंथली सेलर फीस, ये एडिशनल फीस है, ये आपके जेहन में होनी चाहिए। देखें, आप अपना जितना मर्जी पैसा लगा रहे हो, आपने कुछ चीजें जो है वो साथ साथ भी पे करनी है, जैसे कि बिजनेस अकाउंट। amazon का जो बिजनेस अकाउंट है, जिसे प्रोफेशनल अकाउंट भी कहते हैं, उसके $39.99 है, यानी कि $40 उसकी फीस है पर मंथ। ये एडिशनल फीस है जो आपने पे करनी है, तो ये भी आपके जेहन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाज औकात आपको अपनी इन्वेंट्री का रिमूवल भी करवाना पड़ता है,
रिमूवल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, कोई चीज टूट गई है, या कोई आपके 5-6 पीसेस टूट गए, डैमेज हो गए, खराब हो गए, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस केस में amazon के वेयर हाउस से इन्वेंट्री को वहां से निकाल के फेंकवाना, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट, दैट इज ऑल्सो सम टाइम नीडेड। तो फिर उसके चक्कर में भी आपको एक रिमूवल फीस देनी पड़ती है, जो अगर आपको जरूरत पड़े तो यू हैव टू पे देम, बट यू शुड कीप इन माइंड these three are additional fees that you always pay for Amazon, ठीक है, जो कि कभी कभी पे करनी पड़ती है। अच्छा, अब इसमें जो मैं $39.99 कह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ वो भी कभी कभी पे करनी पड़ती है, वो मैं कभी कभी इस सेंस में कह रही हूँ कि कुछ लोग इंडिविजुअल अकाउंट भी ले लेते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट में आपने कोई फीस पे नहीं करनी होती, ठीक है, तो वो फिर अब उस केस में आपका $39.9 भी कभी लेस कॉमन है। हाउएवर अगर आपने बाय किया है तो फिर वो डेफिनेटली आपके रेगुलर चार्जेस में चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई है? प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, दैट शुड बी बिटवीन 25 to 40%। एक प्रोडक्ट को 100 रुपए का अगर आप सेल कर रहे हैं ना, तो आपको 25 रुपए से लेकर 40 रुपए बचने चाहिए एक प्रोडक्ट के भी, इसकी रेंज में। 25% या 25 रुपए फॉर एग्जाम्पल से कम अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यू शुड कीप इन योर माइंड के प्रॉफिटेबिलिटी रेंज शुड बी बिटवीन 25% to 40% पर प्रोडक्ट। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI जो होती है ना, वो आपके जेहन में होनी चाहिए कि वो 100% हो, यानी अगर आप $1 लगा रहे हो तो आपको $2 मिल रहा हो, ठीक है। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI 100% होनी चाहिए। आई रिपीट, ROI यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया, यानी $25,000 अगर आपने लगाया तो आपको $50,000 अल्टीमेटली कमाना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑन द एक्सपेंस ऑफ द टाइम, ठीक है, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपका गोल ROI शुड बी 100%, कि $1 लगा के 2 कमाऊंगा। लेकिन उसके ऊपर जो पर प्रोडक्ट आपने प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करनी है, दैट मैटर्स, एंड दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 25% to 40%। ये जो कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है ना, इस कैलकुलेटर के अंदर हम यही काउंट करते हैं। आपको अगर नीचे नजर आ रहा हो तो यहाँ नेट मार्जिन लिखा हुआ है 58.55, यानी इस एक प्रोडक्ट को सेल करके आपके पास इन सारे के सारे फिगर्स के साथ, जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, नेट मार्जिन 58.55 है, जो कि अनरियलिस्टिक है, इतना बहुत बहुत कम और नामुमकिन होता है। हाउएवर यहाँ पर आपको नजर आएगा जो भी लिखा हुआ होगा, और ऊपर बता भी रहा है कि अगर तुम कोई प्रोडक्ट $31 की बेचोगे, 99 सेंट्स की, तो तुम्हें नेट प्रॉफिट डॉलर्स में बता रहा है कि $18.73 तुम्हें बचेंगे। तो ये कैलकुलेटर बहुत अमेजिंग है, इसे हम इंशाल्लाह यूज करेंगे। बट आपको जितने मैंने इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। डिमांड भी मैंने आपको बता दी थी, मेन क्राइटेरिया, प्राइमरी क्राइटेरिया में, कि आपकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है आपके यूनिट्स जो सेल होते हैं पर मंथ, प्लस कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन था कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपके जहन में आती है, तो वो जो प्रोडक्ट आपके जहन में आती है, जैसे कि ब्रेड बॉक्स ही कर लेते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट आपके जहन में आई है, इसको हमेशा यहाँ होम एंड किचन पे नहीं रखना, इसको हमेशा ऑल पे लेके जाना है। ये मैं आपको बता दूं, इसकी वजह ये है कि फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोग हमेशा ऑल पे लिखते हैं। तो ये 784 जो है ना, ये आपका कंपटीशन है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में आज सारी बातें बता दी हैं, एंड इट इज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, एंड दैट इज एनफ। आपने इन सब के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और इन सारी चीजों को फर्स्ट डे के लेक्चर से लेकर अब तक हर चीज को रिवाइज करना है। और अगली क्लास में पहले आपका 5 मिनट टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? आप कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे सेकेंडरी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि वो बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, बट इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें ना, आपको मैं यकीन माने, आपको कोई भी नहीं मार्केट में, मैं मार्केट कवर्ड इसलिए यूज करती हूँ बिकॉज पीपल आउट देयर आर सेलिंग देयर कोर्सेज, एंड दे आर नॉट इवन गिविंग द
इवन नॉट गिविंग द 50% ऑफ व्हाट दे आर अर्निंग। तो ये सारी चीजें जिस एंगल से मैंने आपको बताई है ना, ये एंगल आपने हमेशा यही रखना है। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है मार्केट में बड़ा फैला हुआ है, भाई ये है तो वो है तो फलान, नो, व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हर एक चीज को उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ अंडरस्टैंड करना इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिजनेसमैन को ये नहीं समझ आता क्राइटेरिया क्या है, उसको क्या पता क्राइटेरिया क्या है। आपने उसको रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना होता है कि अच्छा जी अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये फायदा है, ये नुकसान है, ये कुछ चीजें हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो इन्वेस्टर होता है ना, वो आपसे ये इतनी बातें पूछता भी नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब वो काम स्टार्ट करते हैं सीखने के बाद, तो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में मतलब लोगों को बताते हैं। तो जी फेसबुक को, अपवर्क को और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे वो देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए लोगों ने लगाया होता है आई नीड अ प्रोडक्ट रेवेन्यू दिस मच एंड दिस वो सारा क्राइटेरिया लिखा होता है। तो मुझे कहते हैं मैडम ये इस देखें इसका क्या करना है। तो मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि प्लीज इसको मत करो। ये वीएस हैं जो बेसिकली बैठे हुए दूसरे वीएस का टाइम वेस्ट करके प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। जो क्लाइंट होता है ना बिजनेसमैन, उसके पास नहीं इतना टाइम होता। अब मैं से एग्जांपल देती हूँ आपसे। आप तो खैर आप बैच के नहीं, आप तो प्रीमियम है। पिछले बैच के स्टूडेंट है समीर, वो कोयटा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना जो अकाउंट है वो हमें ही दिया है कि हम उनका हैंडल करें होलसेल का। तो होलसेल का अब मैं उसको जब मतलब वी जस्ट ट्राई टू कम, उसने हर चीज सीखी है आपकी तरह मुझसे, और उसको पता है हर चीज का। लेकिन उसने कहा कि मैम मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं अमेजोन संभालूं, आप मेरा अमेजोन संभालें एंड दैट्स इट। अब उसने नहीं मतलब उसमें ये कहा कि अच्छा क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या होगा क्या नहीं, वो मोटी मोटी बातें जो बिजनेसमैन पूछते होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उस एंगल से चीजें बता रही हूँ कि आप अगर किसी को कल को लेकर चलते हैं तो आप उससे बात करें जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल, नॉट लाइक समवन जिसने बस ये रट्टू तोता बना हुआ है और बस उसको पता है कि जी ये है ये है ये है ये है। नो, योर क्लाइंट will never be interested on how you are going to do things, he just wants the profit। एंड आपने उसको ये सब कैलकुलेट करके देना है, या उसको इस चीज की टेंशन नहीं है। हाँ अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा हो, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत अंदर घुसते हैं, तो उनको आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करते जाएं। वरना अल्टीमेटली उसको ये होगा कि मुझे ये बताओ कि क्या मेरा प्रॉफिट है, या मुझे परसेंट में बताओ या मुझे डॉलर में बताओ, ठीक है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी जी। ओके, आपको सवाल पूछना है? कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं होगा तो आपसे पूछ लूंगा। ठीक हो गया, आज के लिए काफी डांट हो गई। जी जी, बहुत। हाँ नहीं, पता है क्या, आप पैसे लगा रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, फिर अगर आप ना कुछ कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम स्लो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं ताकि हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे आए। मुझे ये वर्ड यूज करना बहुत पसंद है, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। We should never Google the things. We should just memorize the things on our fingertips। जैसे कि आप तो प्रोफेशनल है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह जी से जी। आपको अमेजोन भी आना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछता है, कोई बात करता है, तो आप ये ना कि मेरे नोट्स कहाँ हैं, या मैं तुम्हें रात को बताता हूँ जाके आप नोट्स ओपन करें, ठीक है, कि ये क्या था ये क्या था। नो, द रीजन बिहाइंड मेकिंग योर नोट्स इवन इज कि आपको ये लिख के याद हो। अगर आपको एक दफा लिखने से नहीं याद हो रहा तो उसको दो दफा लिख लें प्रैक्टिस के लिए। अगर एक दफा लेक्चर समझ नहीं आया तो दो दफा सुन लें। आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लेक्चर्स हैं, आपने पे किया है, आप जितनी दफा सुनेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ठीक